मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2023 का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न और उनके कुछ आंसर भी। तो इस बार जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 7 नंबर का एक प्रश्न होगा जिसका प्रश्न आएगा। इसी प्रकार से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो 5 आएंगे, 5 या 4 आएंगे, उसमें से सिर्फ हमें 2 अटेम्प्ट करना है। और जो ये लघु 6 प्रश्न करने होते थे, अब हमें आप यहाँ पे 4 प्रश्न ही करने हैं। तो देख लेते हैं बहुलक क्या है, झिल्लीश्वरी वाद्य यंत्र क्या है, किन्हीं 3 के नाम लिखिए। तो हम इसी वीडियो में इसका आंसर भी बताएँगे। विलेयता की परिभाषा लिखिए, तो विलेयता की परिभाषा भी इसी वीडियो में बताएँगे। मोल से आप क्या समझते हैं? कोशिका की परिभाषा, कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं? ऊर्जा और शक्ति में अंतर, द्विक लवण के 2 उदाहरण दीजिए, ये भी बताएँगे। रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आयरनियस के अम्ल और क्षार के सिद्धांत समझाइए। तो इसी वीडियो में हम आपको ये प्रश्न के आंसर बताएँगे। अब खंडवाद से दीर्घ उत्तरीय देख लेते हैं। जो 3 प्रश्न करने होते थे, अब हमें 2 प्रश्न करने होते हैं। तो ये 45 नंबर के ही आएँगे 2 प्रश्न। तो उसी के विभिन्न प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हमारी प्लेलिस्ट में इसका आंसर पड़ा है। इसका आंसर हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो है गति के प्रकार, उसमें क्लास डली हुई है। कोशिका विभाजन की भी क्लास प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। मोल प्रभाज एवं मोलरता की व्याख्या का हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे। ज्वरनाशी दवाओं से आप क्या समझते हैं? दोनों दवाओं के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो जो भी ये दवाएं हैं हम इनका वीडियो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही देंगे। जीव वर्गीकरण के 5 किंगडम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका भी हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसर आपको देने जा रहे हैं। पहला आंसर होगा आपका बहुलक क्या कहलाते हैं। तो हम देख लेते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होते हैं? जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, बहुलक। तो बहुलक जब छोटे-छोटे अणु मिलकर के बहुत बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम बहुलक बोलते हैं। जैसे कि बहुलक अत्यंत उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो अत्यधिक संख्या में सरल अणुओं के संयोग से बनते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, बेसरल अणु जो संयुक्त होकर बहुलक बनाते हैं उन्हें एकलक कहते हैं। जो छोटे-छोटे अणु होते हैं, सरल अणु होते हैं, वो जुड़कर के बहुलक का निर्माण करते हैं और एकलक कहलाते हैं। उस सरल अणु को हम एकलक बोलते हैं। एकलक मिलकर एकलक जब बहुत सारे अणु हो जाते हैं तो उन्हें बहुलक बोलने लगते हैं जुड़ करके। जैसे प्रोटीन का नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, स्टार्च का नाम सुना होगा। तो प्रोटीन काहे का बहुलक है? तो प्रोटीन है अमीनो अम्ल का बहुलक। तो अमीनो अम्ल जब बहुत सारे मिलकर के मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रोटीन एक बहुलक हो गया और अमीनो अम्ल इसके एकलक हो गए। वह प्रक्रिया जिसमें सरल अणु यानी एकलक बहुलकों में परिवर्तित किए जाते हैं तो बहुलीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन। तो ये इनकी उदाहरण है। बहुलक एक बहुत बड़े अणु होते हैं, जैसे डीएनए के अणु हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बहुत सारे अणु बना लेते हैं तो डीएनए का निर्माण हो जाता है। जैसे क्लोरोफिल भी एक बहुत बड़ा अणु है, किंतु क्लोरोफिल एक बहुलक नहीं है। बहुलकों में सिर्फ एकलकों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन बहुलक को थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। अब बहुलकों का क्लासिफिकेशन है या हम बहुलकों के प्रकार देख लेते हैं। तो उपलब्धता की स्रोत के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर बहुलकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो का प्राकृतिक बहुलक, मतलब प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति में मिलते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन आदि, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, न्यूक्लिक अम्ल होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ये सब क्या है? बहुलक होते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, संश्लेषित बहुलक होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? जो प्रकृति में मिलते हैं, वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ये या तो पेड़ पौधों से मिलेंगे या जंतुओं से मिलेंगे। ये बहुलक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये इस प्रकार से होते हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च कहाँ से मिलता है हमें? पेड़ पौधों से मिलता है, फलों से मिलता है। तो एक ग्लूकोज का ही एक बहुलक है, जो पौधों का संचित भोजन है।
तो स्टार्च फलों में मिलता है, तो स्टार्च काहे का बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक। अब सेलुलोज को भी देख लेते हैं, यह भी ग्लूकोज का बहुलक होता है, जो पेड़ पौधों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ होता है। स्टार्च एवं सेलुलोज दोनों को प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ग्लूकोज से पेड़ पौधों द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है, सामान्यतः उच्च संगठित व्यवस्था के अनुरूप 20 से 1000 अमीनो अम्लों की इकाइयाँ जब परस्पर जुड़ी रहती हैं, ये जंतु शरीर की संगठनात्मक इकाई है और हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक भी है। क्या? प्रोटीन। अब न्यूक्लिक अम्ल को देख लेते हैं, ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। ये विभिन्न न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है। उदाहरण के लिए आरएनए और डीएनए, ये न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक है। अब पॉलीसेकेराइड को देख लेते हैं, ये स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल जैसे बहुलक जो पौधे एवं जंतुओं विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैव बहुलक कहलाते हैं। दूसरा था संश्लेषित बहुलक। ये वे बहुलक हैं जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ये नाम से ही स्पष्ट है, संश्लेषित बहुलक। सिंथेटिक पॉलीमर हैं वे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। इन्हें मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। जो उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकिलाइट, टेरेलिन, संश्लेषित रबर, तो ये सभी क्या है? संश्लेषित बहुलक है। अब तीसरा जो था अर्ध संश्लेषित बहुलक, ये जो आधे तरीके से संश्लेषण किया जाता है इसका, तो ये बहुलक अधिकांशतः रासायनिक रूपांतरण द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलकों से उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब ये जो प्राकृतिक बहुलक हैं उनसे ये बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। इसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टिलीकरण करने पर सेलुलोज डाइएसिटेट बहुलक प्राप्त होता है। इसका उपयोग धागों एवं फिल्म, कांच जैसे पदार्थ बनाने में होता है। वल्कनित रबर अर्ध संश्लेषित बहुलक का एक अन्य उदाहरण है, जिसका उपयोग टायर बनाने में किया जाता है। गन कॉटन सेलुलोज नाइट्रेट। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक वे बहुलक हैं जिन्हें प्राकृतिक बहुलकों से बनाया जाता है। बस सीधी सीधी है, और इसके उदाहरण सेलुलोज, नाइट्रेट और गन कॉटन। तो हमने प्रश्न देखा बहुलक क्या कहलाते हैं। अब हम देख लेते झिल्ली स्वरी वाद्य यंत्र क्या है। किन्हीं तीन के नाम लिखिए। अब इसमें देख लेते हैं कि झिल्ली स्वरी या मेम्ब्रेनोफोन क्या है। तो वे वाद्य हैं, यानी वे बजाने वाले यंत्र हैं जिनमें झिल्लियाँ होती हैं, जिनके कांपने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण एक तो होता है तबला, ये इनके उदाहरण हैं। ये टिम्बल्स हैं और कोंगाज है और थॉन रमाना है और बोंगो है, तबला बाया है, और ये आप देख सकते हैं इसमें ये हैं, ये सभी क्या है? स्वरी वाद्य यंत्र है। तीसरा क्वेश्चन है कि विलेयता की परिभाषा लिखिए। विलेयता क्या है? किसी रसायन यौगिक की किसी द्रव में घुल जाने की क्षमता को विलेयता कहते हैं या घुलनशीलता कहते हैं। इसका मतलब है कि विलयन होता है। तो विलयन में जैसे शक्कर का विलयन है, शक्कर और पानी को मिलाया, जैसे चीनी को और पानी को मिलाया, तो जब दोनों को मिलाया तो वो बन जाएगा विलयन। लेकिन इसमें जो शक्कर है, जो पदार्थ पानी में घुलता है, उसे कहते हैं विलेय। और जिसमें घोला जाता है यानी कि पानी को, यानी कि जल को, हम विलायक कहते हैं। विलेय को विलायक में घोलने से हमें विलयन मिलता है। हम दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है, किसी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है, उसे ही विलेय की विलेयता कहते हैं। लेते हैं मोल से आप क्या समझते हैं। मोल से आप क्या समझते हैं, तो मोल है क्या चीज? तो ये है मोल संकल्पना, यानी कि मोल क्या है? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मौलिक घटकों की समान संख्या होती है। ठीक 12 ग्राम वजन वाले कार्बन के शुद्ध नमूने में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या। एक मोल को उस पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पदार्थ के मूल तत्वों की ठीक 6.0221023 मात्रा होती है। मान लेते हैं कि कार्बन, एक कार्बन में कितने ग्राम होते हैं, मतलब इसका परमाणु भार कितना होता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, लेकिन परमाणु भार इसका 12 होता है। तो ये मोल कितना है, तो 12 ग्राम कार्बन एक मोल कहलाएगा। जैसे हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है।
और इसका परमाणु भार 16 होता है। तो ऑक्सीजन 1 मोल होगा और इसमें 16 ग्राम वजन हुआ। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार 14 होता है। तो 14 ग्राम होता है उसका। तो 14 ग्राम को 1 मोल बोलेंगे। तो मोल क्या होता है? तो परमाणु जो होता है वो मोल होता है, और जो उसका वजन होता है वो ग्राम में होता है। इस तरीके से हम नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका। तो कोशिका क्या है कि सजीवों, कुछ तो आप जानते ही हैं, सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और फिर यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं हों जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। तो कोशिका यानी कि सेल क्या है? तो हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो हमारे शरीर की रचना करती है और क्रियाओं को सुचारू रूप से करती है। नंबर के हिसाब से तो इसकी जो लैंग्वेज है कम है, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज अलग से देख लेते हैं। कोशिका को अंग्रेजी शब्द में सेल कहते हैं, जो लैटिन भाषा में सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर में एक ही कोशिका के बने होते हैं। ये जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं और उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। और जो कुछ सजीव होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम बहुकोषीय कहते हैं, जैसे कि मनुष्य। कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे, जो 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। स्लीडन एंड स्वान ने इन्हें कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। सजीवों की सभी जैविक प्रक्रियाएं कोशिका के भीतर ही होती हैं। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवंशिक सूचनाएं भी होती हैं, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है, तथा सूचना अगली पीढ़ी में कोशिकाओं द्वारा ही स्थानांतरित होती है। अब जो अगला प्रश्न था कोशिका झिल्ली का, तो कोशिका झिल्ली हम देख लेते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहती है या जीवद्रव झिल्ली भी कहती है। तो ये एक जैव झिल्ली है जो बाह्य वातावरण, बाह्य कोश के स्थान से सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली में एक लिपिड द्विस्तर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड घटक के साथ फास्फोलिपिड की 2 स्तरों के साथ निर्मित होता है, जो विभिन्न तापमानों पर उपयुक्त झिल्ली तरलता बनाए रखता है। झिल्ली में झिल्ली प्रोटीन भी होती है, जिसमें आंतरिक प्रोटीन शामिल होते हैं, जो झिल्ली को फैलाते हैं और झिल्ली परिवाहक के रूप में कार्य करते हैं। और परिधीय प्रोटीन, जो कोशिका झिल्ली के परिधीय पक्ष से शिथिल रूप से जुड़ते हैं, कोशिका के वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रियाओं मतलब एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं। बाह्य लिपिड स्तर में धसे हुए ग्लाइकोलिपिड एक समान उद्देश्य प्रदान करते हैं। कोशिका झिल्ली आयनों और कार्बनिक अणुओं हेतु अर्धपारगम होने के कारण कोशिकाओं और कोशिकांगों के भीतर और बाहर पदार्थों को गति को नियंत्रित करती है। इसकी अतिरिक्त कोशिका झिल्लियां विभिन्न प्रकार की कोशिकीय प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं, जिससे कोशिका संजन, आयन चालकता, कोशिका संकेतन के कई बाह्य संरचना हेतु संलग्न सतह के रूप में कार्य करती है, जिससे कोशिका भित्ति और कोशिका छद नमक कार्बोहाइड्रेट स्तर शामिल है। प्रोटीन रेशों के अंतःकोश के संजाल को कोशिका कंकाल भी कहा जाता है, और कृत्रिम जीव वैज्ञानिक क्षेत्र में कोशिका झिल्लियों को कृत्रिम रूप से पुनः जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका झिल्ली कोशिका की एक बाहरी झिल्ली है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर। तो पहले हम देख लेते हैं ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता जो होती है हम उसे ही ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा, क्योंकि उसे एक पहिए में घुमाया जा सकता है, जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो ऊर्जा तो मैन है कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की सरल परिभाषा देना कठिन है। ऊर्जा वस्तु नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते, यह कोई जगह नहीं घेरती है, न इसकी कोई छाया होती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं अन्य वस्तुओं की भांति यह द्रव्य भी नहीं है। यद्यपि द्रव्य से इसका घनिष्ठ संबंध रहता है, लेकिन ये द्रव नहीं है। फिर भी इसका अस्तित्व उतना ही वास्तविक है जितना किसी अन्य वस्तु का। मतलब ये ऊर्जा होती तो है, लेकिन ना तो ये किसी आकार में होती है और ना किसी रूप में होती है। बस जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब दूसरा था कि शक्ति क्या है, तो शक्ति यानी कि पावर क्या है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। यानी निश्चित समय में जो कार्य किया जाता है उसे हम शक्ति कहते हैं। और ऊर्जा किसे कहते थे, तो वो कार्य करने की क्षमता थी जिसे हम ऊर्जा कहते थे। शक्ति कार्य करने की दर होती है। क्या होती है, कार्य करने की दर होती है शक्ति। शक्ति विद्युत शक्ति या पावर, ये पी का प्रतीक है। वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है उसे ऊर्जा संचरित होती है, या नियत समय में हम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी शक्ति कहलाती है। जैसे इसका फॉर्मूला है P बराबर W/T। तो P जहाँ शक्ति है, W कार्य है और T समय है। इस तरह अब प्रश्न था कि आयरनियस की जो अम्ल क्षार अवधारणा है वो किस प्रकार की है, तो हम वो देख लेते हैं। आयरनियस की अम्ल क्षार अवधारणा, आयरनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H धन आयन देते हैं। तो उदाहरण HCl है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दोनों अम्ल है क्योंकि इसमें ये जल में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं। अब क्षार देख लेते, क्षार क्या है, तो क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे उदाहरण NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH आयन है। समझ ही गए होंगे कि अम्ल क्षार की जो आयरनीय सिद्धांत है, ये जल में घुल करके क्या देते हैं, H धन आयन देते हैं, और जो क्षार हैं वो घुल करके OH ऋण आयन देते हैं। ये आपकी आयरनियस की सिद्धांत की अवधारणा होगी। आयरनियस की एसिड परिभाषा में आयरनियस सिद्धांत के अनुसार जिस पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु होता है वह अपने जलीय घुल में आसानी से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दे सकता है। इससे आयरनियस अम्ल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम क्लोरिक अम्ल यानी HCl को पानी में घोलते हैं तो यह क्लोराइड आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एसिटिक अम्ल एसिड भी होता है, जलीय विलयन में घोलने पर आयरनियस एसिड के रूप में कार्य करता है। अब देख लेते हैं रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी भी इन्हें कहते हैं, रेडियो सक्रियता भी कहते हैं, या इन्हें रेडियो धर्मिता भी कहते हैं। तो वह प्रक्रिया होती है, यह मतलब रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु, परमाणु कैसा है, अस्थिर है, जिसका न्यूक्लियस यानी कि नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं जो विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। पदार्थ जो ऊर्जा फेंकते रहते हैं, काय के रूप में फेंकते रहते हैं, ये आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकते रहते हैं या उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जब परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है या निकालता है उसे हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता कहते हैं या रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यह विकिरण में उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है, गामा कण होता है, ये और इलेक्ट्रॉन के रूप में ये विकिरणें होती हैं। तो विकिरण किस रूप में निकालता है, या तो अल्फा कण के रूप में निकालेगा, या बीटा कण के रूप में निकालेगा, या कण के रूप में निकालेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन कण के रूप में निकालेगा। तो ये जैसे जैसे अल्फा कण की हम बमबारी करते हैं, 2 रेड बने हैं, 2 ब्लू बने हैं, 2 ब्लू, तो ये 2He4 यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की बढ़ोतरी या कमी हो सकती है, और इसके परमाणु भार में 4 की बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। अभी अल्फा कण जुड़ रहा है कि अल्फा कण निकल रहा है। 2He4 होता है तो इसमें रहता है, और जो बीटा होता है इसमें सिंगल 1 की कमी या अधिकता होगी। और गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अल्फा बीटा गामा है इसका। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूरेनियम, रेडियम, रेडान, पोटेशियम, तो कोई भी वो एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। अब देख लेते हैं द्विक लवण क्या है या जालक यौगिक क्या है। तो योगात्मक यौगिक ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जल में ये अपने पृथक पृथक आयनों में टूट जाते हैं। इस प्रकार इनके विलयन इनके अवयवों के विलयनों के मिश्रण के समान व्यक्तिगत गुण प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण ये देख लें, कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2। जब ये उत्तर इसके आयन कौन है, तो मैग्नीशियम है और पोटेशियम है और ऐसे क्लोरीन आयन्स है। तो अपने अपने अवयवों में ये विलयनों में मिश्रण के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब पोटास एलम है जिसे हम फिटकरी कहते हैं, तो K2SO4 या Al2SO4 का होल थराइज और 24H2O, ये जो विलयन में है पोटेशियम का और एल्युमिनियम का और सल्फेट वाला ये गुण अपना प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका द्विक लवण हो गया।